Good morning to everyone. Good morning. कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? चलिए, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पढ़ते रहिए, बाकी सब कुछ एक तरफ और आपकी पढ़ाई एक तरफ। सब कुछ अच्छा लगता है जब हम हमारा काम ईमानदारी से करते हैं, नहीं? और जब कहीं ना कहीं काम चोरी करते हो तो अंदर से लगा होता है कुछ गलत तो कर रहे हैं यार। घर वालों का फोन आता, हाँ बेटा पढ़ाई बढ़िया चल रही। कितना भी आपने मक्कारी की हो, झूठ बोल दो, हाँ अच्छी चल रही है, अंदर से तो लगता है यार गड़बड़ चल रहा है। तो आप खुद के साथ ईमानदार रहिए, यही सीख आपको दे रहा हूं। और शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है? प्यारे बच्चों, जल्दी सब लोग बैठ जाओ। कुछ एक छोटी छोटी बातें। नंबर वन, आपका पेपर नेक्स्ट वीक है। बीस को है, 20 अगस्त को है ना? तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, राइट? तो प्यारे बच्चों सुनिएगा ध्यान से। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहला पॉइंट, जिस वीक पेपर हो उस वीक पूरी एनर्जी, पूरी ताकत पेपर के सिलेबस में लगाइए। उसके पहले भले जो कर रहे हो करते रहो। पॉइंट नंबर वन, जिस वीक पेपर है वो वीक पेपर के नाम, उसका सिलेबस, उसकी सारी चीजें उसका। पॉइंट नंबर टू, आज और कल आपको 2 दिन का समय मिलता है रेडॉक्स के सभी पहलुओं पे काम करने का। आज रात को 9 या 9:30 बजे ईएलपी का डिस्कशन होगा रेडॉक्स का। किसका? ईएलपी का, रेडॉक्स का, ठीक है? धीरे धीरे करके एक्सरसाइज 1 एंड सो ऑन में डिस्कशन कंप्लीट कर दूंगा। अगर कभी आप किसी डिस्कशन में नहीं आ पाते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे जब मॉड्यूल का डिस्कशन हो खास करके, आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो वो वीडियोस रिकॉर्ड हो जाते हैं शायद, उसमें जाके वो सवाल देख लो। अगर वो आपका डाउट है तो उससे देख लीजिए। इवन तो अगर कभी ऐसा होता है वहां डिस्कस नहीं हुआ है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। कोशिश करिए पेपर के पहले वो चैप्टर आप जरूर लगा के जाइए, ठीक है? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी यार, अगर आप सिलेक्शन के लिए आए हैं तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। हवा में सिलेक्शन नहीं होने वाला, आपको पता है। मेहनत है, बहुत गंदा कंपटीशन है। और आप कोटा को देखो, अपने क्लास को देखो, पूरी इंडिया को देखो, बहुत गंदा कंपटीशन है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। हाँ, बस इतना सीख लो, क्लास के क्लास में 100% सीखना है। यही रिवाइज, यही याद, अगर ये सीख लिया ना तो घर का एफर्ट थोड़ा कम हो जाएगा। 2 दिन समय है, रेडॉक्स को निपटा डालिए अच्छे से। अभी एनसीईआरटी मत पढ़ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना। वो लोग जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, नो नीड एनसीईआरटी। में फिर दोहरा दूं, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स, ईएलपी मॉड्यूल, एक्सरसाइज 1-3, केवल इतना करके आप फिजिकल केमिस्ट्री के सारे सवाल, या मैं कहता हूं एक सवाल में खेल हो सकता है, वरना आपके सारे सही होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री 15 सवाल, बहुत अच्छी किस्मत हुई तो 16 सवाल। मेरी बात को समझना, केवल इतने सवालों का गेम है अपनी फिजिकल केमिस्ट्री का, लेकिन सवाल इतने ही आते हैं, मगर सिलेबस बहुत लंबा है। यही इसकी अच्छाई है, यही इसकी बुराई है। तो कुछ लोगों का वीक होता तो अच्छे से वीक होता है, और जिनका स्ट्रांग होता तो अच्छे से स्ट्रांग होता है। द रीजन मीन स्ट्रांग उसी का होगा जिसने साल भर पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ा होगा, और जिसने थोड़ी बहुत लापरवाही करी तो पूरा एक साथ बिगड़ता है। यही इसकी अच्छाई है, यही इसकी बुराई है। मतलब इसमें कंपटीशन अच्छा खासा ऊपर नीचे हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो प्यारे बच्चों लगे रहिए, सीखते रहिए। आज आगाज होने वाला है एक नए चैप्टर का, एक नए सफर का। वो चैप्टर जो हम कब से पढ़ना चाहते थे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सुनहरे अक्षरों से डालिएगा हेडिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अक्षर मस्ट बी सुनहरे। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बड़ा प्यारा चैप्टर है। जब भी इस चैप्टर को पढ़ना हो ना, तो आप सोच के चलो आपकी अपनी दुकान है। क्या है? और दुकान है बनाने की। क्या बनाने की? प्लीज बोलिएगा नहीं, सुनिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा, है ना? हर चीज आपके लिए है। तो एक दुकान है बैटरी बनाने की, नहीं, हमारी दुकान का नाम है मन चाही बैटरी। क्या नाम है? हम बैटरी तो बनाते हैं, लेकिन हम मन चाही बैटरी बनाते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाई मन चाही बैटरी? मन चाही बैटरी से मेरा मतलब है, सुनो ना यार, आपस में बात, तू भी मन चाही बैटरी बना, सुनो यार। हाँ, आपस में बात करना जरूरी नहीं है। तो मन चाही बैटरी कहने का तात्पर्य क्या है कि हम एक ऐसी बैटरी बनाएंगे, हम जब चाहे, जितना चाहे, उसके वोल्टेज को बदल पाएंगे। लेट्स इमेजिन, आपकी मन चाही बैटरी की दुकान से एक बंदा एक बैटरी लेके गया, और वो घर ले गया था 10 वोल्टेज का काम करने के लिए। लेकिन अचानक से उसे लगा कि भाई साहब घर के बल्ब ही जल जाए इस बैटरी से तो कितना मजा है। आप बाजार से 10 रुपए का एवरेडी सेल लेके आओ, उससे चाहो घर के बल्ब जल जाए तो नहीं जलेंगे? हाँ या ना? लेकिन आप जो बैटरी बनाओगे, वो चाहे तो टॉर्च में जलाए, वो चाहे तो टीवी के रिमोट में चलाए, वो चाहे तो घर के बल्ब जलाए। आप बनाओगे बैटरी नहीं, मन चाहिए बैटरी।
समझ पा रहे हैं क्या? ये कैसे होगा? सीखेंगे। किन किन बातों का ध्यान रखना है, सीखेंगे। अगर आप इस चैप्टर को गहराई से पढ़ना चाहते हो तो ये सोच लो, मुझे तो बैटरी बनानी है। क्या बनानी है? कैसे बनानी है बैटरी, उसका एक छोटा सा फील, एक छोटा सा इमेजिनेशन मैं आपको रेडॉक्स में दे चुका हूं। दुनिया में कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिनका नाम होता है रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और वो साथ साथ हो रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सोचो, अगर ये अपने आप होता, अगर ये अपने, कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप देता, कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप लेता, आपने तो बस इलेक्ट्रॉन के बहने का रास्ता दिया होता, बहता इलेक्ट्रॉन तो दौड़ती बिजली, दौड़ती बिजली तो जलता बल्ब। हाँ या ना? यानी बल्ब जलाना है तो बिजली को दौड़ाना है, बल्ब जलाना है तो, और बिजली तब दौड़ेगी जब चार्ज होगा फ्लो। यानी अपने को चार्ज फ्लो कराना है, चार्ज करेगा फ्लो, बिजली दौड़ेगी, बल्ब जलेगा। जितनी ज्यादा बिजली दौड़ेगी उतना ज्यादा बल्ब जलेगा। बोलो हाँ या ना? दुनिया की किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन से बल्ब जलाया जा सकता है। दुनिया की किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन से बल्ब, जानते हो, जब पुलों में जंग लगता है, करोजन, वो एक रेडॉक्स है। सोचो किसी पुल में जंग लग रहा हो और आप वहां बल्ब जला रहे हो। जानते हो, जब हम कुछ खाते पीते हैं तो भी हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। सोचो आप कुछ खा रहे हो, साथ में बल्ब जल रहा है। जानते हो, जब कपड़े धुलते हैं तब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। सोचो कोई कपड़े धुल रहा हो और आप बल्ब जला रहे हो। दुनिया की जहां जहां रेडॉक्स मिलेगी वहां वहां आप क्या जलाओगे? बल्ब। मगर ये संभव कैसे है? आओ चैप्टर सीखते हैं। चैप्टर शुरू होते से उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, 2 से ढाई लेक्चर के बाद मजा आना शुरू होता है, मगर 2 से ढाई लेक्चर का पेशेंस रखना पड़ेगा। चलेगा? उसके पीछे का रीजन ये है कि हम चीजों को पहले बेसिक से लेके आते हैं वहां तक, ठीक है? तो पहले उन चीजों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, धीरे धीरे फिर वहां तक पहुंचेंगे। क्या हम शुरू कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो प्यारे बच्चों, आओ अपनी एक दुकान खोलते हैं, मन चाहिए बैटरी वाला। कहते हैं हमारी इस पूरे साइंस की सबसे बड़ी खोजों में से एक खोज है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन किया गया। एक ताकत से दूसरी ताकत का इंटर कन्वर्जन, ये साइंस की बड़ी खोजों में एक खोज माना जाता है। और आज भी कहा जाता है आपकी फिजिक्स में जो बेसिक 4 फोर्स है, समझ पा रहे हो ना? आपकी फिजिक्स, मैंने ऐसा बोला क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा मिलता है। आपकी फिजिक्स में जो बेसिक 4 फोर्स है, कहते हैं जिस दिन उनको कंबाइन कर दिया उस दिन भाई साहब दुनिया की असीम ताकत बनेगी। सोचो ग्रेविटेशनल एनर्जी से अगर बिजली बन जाए तो कैसा लगेगा? सोचो बल्ब गिरता रहे, सॉरी, एप्पल गिरता रहे और बल्ब जलता रहे, सोचो कैसा होगा। समझ पा रहे हो क्या? लेकिन अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी, ग्रेविटेशनल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने का सिस्टम आया। लेकिन ऐसा कहा जाता है, जब आप कुछ ऐसे जनरल, कुछ ऐसे रिसर्च पढ़ो, कहते हैं कि जिस दिन इन चारों ताकतों को जोड़ दिया शायद दुनिया की सबसे असीम ताकत तैयार होगी, जो कि अभी तक बनी। ये जो चैप्टर है ना, इतना खास है, इसने दुनिया की 2 ताकतों के बीच में इंटर कन्वर्जन सिखाया। एक सबसे बड़ी ताकत किसी भी केमिकल रिएक्शन में छुपी हुई केमिकल एनर्जी, सुनिएगा प्लीज। केमिकल एनर्जी अपने आप में एक रिएक्शन की ताकत है, हाँ या ना? जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसके अंदर एक एनर्जी है जिसका नाम है केमिकल। बोलो ना? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाए, और फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कैसे इंटर कन्वर्जन, उन दोनों के बीच में अंतर परिवर्तन, दुनिया वालों ये जो चैप्टर सिखाता है वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? 2 ताकतों के बीच में अंतर परिवर्तन, केमिकल से इलेक्ट्रिकल से। जरा पढ़िएगा, एक बार में याद हो जाए तो मजा आएगा। इन दोनों के बीच का जो इंटर कन्वर्जन है वही क्या है? ये एक डिवाइस में होता है, ये एक उपकरण में होता है, और उसी उपकरण का नाम दुनिया वालों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। क्या होता है? यानी मैं सरल भाषा में एक लाइन कहना चाहूं तो कह दूं क्या? एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा डिवाइस जिसमें इन दोनों के बीच में इंटर कन्वर्जन होता है, वही वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट। अब मैं ऐसा नहीं लिखाऊंगा इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, आप जानते हो सब केमिस्ट्री की ब्रांच है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? लिखना फर्स्ट पॉइंट, जैसा बोर्ड पे लिखा लिख लीजिएगा। क्लास लाइव नहीं है?
जैसा बोर्ड लिखा लिख लीजिए। कोई है क्या क्लास में ऑनलाइन? आ रही फोटो तो ठीक आ रही? लिखिएगा, हाँ लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एक ऐसा डिवाइस जिसमें इन दोनों के बीच में इंटर कन्वर्जन हो, राइट, उसी डिवाइस का क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी हम शब्दों को सीख रहे हैं, 2 लेक्चर केवल शब्द सीखने में जाते हैं, प्लीज अभी चैप्टर शुरू नहीं होगा, मगर इन शब्दों का सीख, इन पे भी सवाल बनते छोटे छोटे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जहां इन दोनों के बीच में क्या होता है? इंटर कन्वर्जन। मैंने जानबूझ के इंटर कन्वर्जन लिखा, वरना मई में हमसे पूछते बच्चे सर इक्विलिब्रियम कैसे आ गया? ये इंटर कन्वर्जन है, ठीक है? अरे ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, एक ऐसा डिवाइस जहां इन दोनों के बीच में कन्वर्जन होगा, एक से दूसरा, दूसरे से पहला, वही कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन हमने इसे 2 टुकड़ों में पढ़ना चाहा। एक बार हम कोई रिएक्शन हो रही होगी, मतलब केमिकल एनर्जी से हम बनाएंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिस डिवाइस में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगा, उस डिवाइस का नाम होगा गैल्वेनिक सेल। क्या नाम होगा? यानी आप ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। सबसे पहला हिस्सा कहलाएगा गैल्वेनिक सेल, जहां मैं आपको बैटरी बनाना सिखाऊंगा, जहां मैं आपको एक बैटरी के सभी पहलुओं से वाकिफ कराऊंगा। गैल्वेनिक सेल को मार्केट में दूसरे नामों से भी जाना जाता है, कभी कभी इसे वोल्टेक सेल भी कहा। क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या करता है, कैसे जलेगा बल्ब, सब बताऊंगा। अभी तो बस ये बता रहा हूं, ये सब होने वाला है। और फिर जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेंगे, तो उसी बनी हुई बिजली से हम केमिकल रिएक्शंस को कराएंगे। जो रिएक्शन कसम खा के बैठी थी हम अपने आप नहीं होंगे, हम उन्हें भी कराएंगे। एक बार बिजली का झटका लगेगा, सब हो जाएगा। ये जिस डिवाइस में होगा, उसी डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या नाम है? यानी आप कह सकते हो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसे हमने 2 हिस्सों में तोड़ के पढ़ रहे हैं। एक है गैल्वेनिक सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। याद रखना, 3 शब्द आ चुके हैं आपके सामने। वो डिवाइस, वो उपकरण जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा, और वो डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल से केमिकल का कन्वर्जन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और दोनों का मिला जुला रूप, जरा गौर फरमाइएगा। अगर मुझे किसी भी केमिकल एनर्जी यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन से बिजली बनानी है, तो एक शर्त है, उस रिएक्शन को रेडॉक्स होना, उस रिएक्शन को रेडॉक्स होना, और वो रेडॉक्स के साथ साथ स्पॉन्टेनियस भी होना चाहिए। क्या आप सब स्पॉन्टेनियस को समझते हैं? वो जो अपने आप हो जाता है, वो जो अपने, या जिसे थोड़ा सा छेड़ दो फिर अपने आप हो जाता है, वो भी स्पॉन्टेनियस कहलाता है। पेट्रोल अपने आप जलता, एक चिंगारी तो भड़काओ फिर रुकता नहीं है, वो भी स्पॉन्टेनियस है। नहीं समझे? नींद अपने आप आती है, न आए तो एक बार आंख तो बंद करो, फिर कोई दूसरा ही उठाता है, वो भी स्पॉन्टेनियस कहलाता है। समझ पा रहे हैं क्या? हर वो चीज जो अपने आप हो जाती है स्पॉन्टेनियस कहलाती है। और अगर वो रेडॉक्स हुआ तो सोने पे सुहागा, उससे बल्ब भी जलाया जा सकता है। यानी जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे तो उसमें जो भी रिएक्शन लेंगे वो रेडॉक्स होना और स्पॉन्टेनियस भी होना। लेकिन आप सब जानते हो, दुनिया में कुछ ऐसी भी रिएक्शन है जो अपने आप होती नहीं है। हम सबके घरों में नमक है कि नहीं है? घरों में क्या टूथपेस्ट तक में आ चुका है, हाँ या ना? अब प्यारे बच्चों, मैंने नमक से कहा नमक में से Na और Cl अलग कर दो, तो क्या वो अपने आप होने वाला है? बोलो ना। क्या NaCl से सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस सेपरेट होने वाला है? ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं वो अपने आप नहीं होते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो कभी नहीं होते हैं। नींद स्पॉन्टेनियस है, पढ़ाई नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इसका मतलब नहीं पढ़ाई कभी नहीं होती है, मजबूर किया जा सकता है। अरे हाँ या ना? तो दुनिया में ऐसी प्रोसेस जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्या है? हेलो, ऑफ कोर्स जो कि रेडॉक्स हैं, उन्हें हम जिस डिवाइस में कराएंगे वो कौन है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मैंने नमक से कहा नमक में से Na और Cl अलग हो जा, सुन ही नहीं रहा था मेरी बात। मैंने एक बार बिजली का झटका दिया, फिर ऐसे अलग हुआ कि देखते रह गए। नहीं समझे?
मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को भी कराया जा सकता है। एक बार बिजली का झटका दीजिए, चलेगा? तो मैं इस चैप्टर में कितनी चीजें पढ़ाने वाला हूं? 2, गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। ये हमारा इस चैप्टर का मेन मुद्दा है, मेन डिस्कशन है, यही हमें सीखना है, यही हमें समझना है, यही चैप्टर है। इंटरेस्टिंग है, वही हमेशा जो मैं आपसे डिमांड करता हूं, 2 चीजें, क्लास और होमवर्क नहीं छूटनी चाहिए। कीप पेशेंस, चीजें धीरे धीरे करके आती जाती हैं, चलेगा? लेकिन जब हम ये चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो बेसिकली पढ़ना 2 ही है, लेकिन नीट के हिसाब से एनसीईआरटी को हमने 4 हिस्सों में तोड़ा। कितने हिस्सों में? बचपन में याद करो, जब पहली बार स्कूल गए थे तो आपने टीचर से कहा था, टीचर टीचर मुझे अंग्रेजी सीखना है, ऐसा बोला था क्या? खैर, तो जब आपने टीचर से कहा मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो टीचर ने कहा बेटा पहले कुछ शब्द तो याद कर लो। अरे बोलो ना। बोले जब तक आपको शब्द ही नहीं याद होंगे फिर अपनी भावनाएं बोलने लगे आप। सुना करिए ना, जब भी बोलने का मन हो क्या बोला आपको? दांत दिखाना। आपस में बातें नहीं कर, ये सीखो, ठीक? तो आपने टीचर से कहा टीचर मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो टीचर ने कहा बेटा पहले अंग्रेजी कुछ शब्द तो याद कर लो। जब आपको शब्द ही नहीं याद होंगे तो वाक्य कैसे बनाओगे? आपने पहले एक शब्द याद किया, गुड, गुड माने अच्छा, गुड गुड माने, जब याद हो गया तो फिर बोलने लगे आई एम अ गुड फलाना, हाँ या ना? इन द सेम वे आज जब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? तो इस चैप्टर को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है और उन 4 हिस्सों में सबसे पहला हिस्सा है टर्मिनोलॉजी। क्या हिस्सा है? मैं आपको इस हिस्से में नए नए शब्दों से वाकिफ कराऊंगा, क्योंकि शब्द नहीं आएंगे तो वाक्यों में प्रयोग कैसे करोगे? तो पहले आपको मैं शब्द सिखाऊंगा, बताऊंगा यहाँ पे गुड, गुड माने अच्छा, याद कर लो बेटा। अब बस दिक्कत यह है कि इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे जो शब्द होंगे किसके होंगे? केमिस्ट्री के। अरे हाँ या ना? तो पहले बताऊंगा मैं टर्मिनोलॉजी। जब आप शब्दों को सीख जाओगे तो मैं कहूंगा बेटा आप शब्द सीख गए, अब कंसेप्ट बनाओ और फिर हम बनाएंगे बैटरी, हम जलाएंगे बल्ब, चलेगा? मजा आएगा जिस दिन बल्ब जलेगा, हाँ या ना? फिर हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, बस फिर क्या था, बिजली बन जाएगी, दौड़ेगी, बल्ब जलेगा, जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हमने कहा भाई साहब कुछ नया एडवेंचर करते हैं। तो फिर जो बिजली आप बनाओगे उसी से मनचाहे काम कराओगे। अरे वही नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को भी कराओगे, और वो जिस डिवाइस में होगा उसका क्या नाम है? तो हम पढ़ेंगे चैप्टर का तीसरा हिस्सा, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जब सब कुछ हो जाएगा, बिजली बना लेंगे, मन चाहे काम करा लेंगे, तो भैया हम फिर सोचेंगे ऐसा तो नहीं मार्केट में कुछ नई तरह की बैटरी बन रही। हम चलेंगे मार्केट सर्वे में। कहाँ चलेंगे? अपनी दुकान है ना काई की, हम ऐसी बैटरी बनाएंगे कि हम सब टक्कर देंगे टेस्ला को। किसको टक्कर देंगे? टेस्ला को नहीं, टेस्ला को। कभी आपने बचपन में पार्ले जी की जगह पार्ले बी खरीदा था? तो बस वही वाला हाल है कि हम टक्कर देंगे टेस्ला को। किसको देंगे? तो हम चलेंगे मार्केट सर्वे में। मार्केट सर्वे में हम देखेंगे मार्केट में कितनी तरह की बैटरीज बिक रही हैं। तो फिर हम देखेंगे चैप्टर का आखिरी हिस्सा जो थ्योरेटिकल होगा, फिर से बैटरीज, और यहां मैं आपको बताऊंगा कोरोजन। डन। कुल कितने हिस्सों में चैप्टर पढ़ने वाले हैं? सफर कहां से शुरू होगा? नए नए शब्दों से शुरू करें, लिखते चलिएगा बच्चों प्लीज। तो आओ शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और पहला शब्द जो इस चैप्टर को सीखने के लिए, समझने के लिए जरूरी है, वो आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ये क्या होते हैं? अरे ये वही पदार्थ है जो सॉल्यूशन में आए थे, याद आया? 2 तरह के सब्सटेंस थे, कुछ थे इलेक्ट्रोलाइट और कुछ थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वांट ऑफ फैक्टर आई केवल इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखा जाता है, अरे नॉन के लिए तो I1 आता है, भूले तो नहीं? आओ समझते हैं इस चैप्टर में हमें क्या जानना है। इलेक्ट्रोलाइट की बेसिक फीलिंग आपको मैंने कहां बता दी थी? सॉल्यूशन में। अब इस चैप्टर के लिए क्या जानना है, लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट शब्दावली इलेक्ट्रोलाइट, एक लाइन लिखना। दीज आर दोज सब्सटेंसेस। अच्छा, दीज आर दोज मतलब कहीं ना कहीं ये भी तो सब्सटेंस है, ये भी पदार्थ है, कुछ आसमान से आई हुई चीज तो नहीं है कम से कम। दीज आर दोज सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। These are those substances which conduct electricity. ऐसे पदार्थ जिनसे होके बिजली दौड़ जाती है, which conduct, रुकते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में एक शब्द सुना होगा, कंडक्टर। हर वो पदार्थ जिससे होके बिजली दौड़ जाए वही क्या है? मेटल कंडक्टर है कि नहीं है? वुड, डस्टर नहीं क्या यहाँ पे? अच्छा डस्टर जमाना चला गया। डस्टर मतलब वुड, कंडक्टर है कि नहीं है?
आप खुद क्या हैं? हाँ या ना? एक बार आप उंगली लगाओ तो सही वहां पे, फिर देखो कैसे आपसे होके बिजली दौड़ती है। तो आप सब भी कंडक्टर हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट, मतलब ये भी कंडक्ट करता है, मतलब ये भी कंडक्टर है, मगर कहां, कैसे, क्यों? लिखिएगा, दीज आर दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in molten in molten or in molten or in aqueous state, या तो molten या तो aqueous state में जिससे हो के बिजली गुजर जाती है, वही इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सर आखिर ऐसा क्या होता है कि मोल्टेन और एक्वियस स्टेट में उससे बिजली होके दौड़ जाती है? क्योंकि सुनो, क्योंकि जब उसे मोल्टेन या एक्वियस स्टेट में रखा जाता है, उस सब्सटेंस का जिसका नाम, जब उसे मोल्टेन और एक्वियस स्टेट में रखा, जानते हो, वो अपने फ्री आयंस में टूट, आयन में नहीं। और जब फ्री आयन आता है तो आप सब जानते हैं फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट कहलाता है। बोलो हाँ या ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज दे डिसोसिएट इन फ्री आयंस, बिकॉज दे डिसोसिएट इन फ्री आयंस, ये अपने फ्री आयन में टूट जाता है। और ये जो फ्री आयन है, ये जो मुक्त आयन है, यही कंडक्शन के कारण है, यही बिजली को यहां से वहां पहुंचाते हैं। बच्चों, मैं इस चीज को समझाने के लिए आप सबके सामने एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। आप सबके सामने मैंने लिखा सॉलिड NaCl। क्या लिखा? आप सब जानते हो जो NaCl है वो एक आयनिक कंपाउंड है। बोलो हाँ या ना? तो इसमें भी Na प्लस है, Cl माइनस है। बोलो हाँ या ना? पूरी क्लास से एक सवाल पूछता हूं, बताओ सॉलिड NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है? ये इलेक्ट्रोलाइट जब नमक अपने ठोस सॉलिड फॉर्म में होता है, वहां से कंडक्शन नहीं होता है, क्योंकि कंडक्शन के लिए आयन नहीं, फ्री आयन चाहिए। आयन नहीं, जाके घर में एक्सपेरिमेंट करना, घर में नमक रखना, उसमें तार रखना, वायर रखना, फिर नमक को छूना, करंट नहीं लगेगा अगर उसमें मॉइस्चर नहीं है तो। समझ पा रहे हैं क्या? लिख लेना जरा, सॉलिड NaCl हैव आयन, इनके पास आयन तो है, बट दे आर नॉट कंडक्टर, बट दे आर नॉट कंडक्टर, लेकिन ये कंडक्टर नहीं है। बट दे आर नॉट कंडक्टर, क्यों नहीं है? बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री आयंस। बहुत बढ़िया, बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री आयंस। अच्छा, यानी अगर कहीं पे फ्री आयन है तो बिजली उससे होके दौड़ जाएगी। बोलो हाँ या ना? और ऐसे सब्सटेंस जिन्हें पानी में मिलाया जाता है, अपने आयन में टूट, वही इलेक्ट्रोलाइट क्या है? आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे आसपास जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें। कुछ को कह दें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कुछ को कह दें वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या सबको याद है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर थोड़ा बहुत सॉल्यूशन याद हो तो बताना मेरे प्यारे बच्चों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका अल्फा लगभग, कितनों को याद है? रेज योर हैंड। 90% अल्फा स्ट्रॉन्ग, 95% अल्फा, 100% अल्फा। पूरा टूट जाए वो स्ट्रॉन्ग है, जो लगभग पूरा टूट जाए वो भी स्ट्रॉन्ग है। अरे जो वीक होते हैं जानते हो, उनका अल्फा 1 से कम नहीं, 1 से बहुत कम। नहीं समझे? वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा लेस देन 1 है कि वेरी वेरी लेस देन 1? अरे लेस देन 1 तो 90 भी होता है। 90% 0.9, मगर वो स्ट्रॉन्ग ही होता है। समझे कि नहीं समझे? इतनी परिभाषा आपको पहले से पता थी कि नहीं पता थी? ये जो परिभाषा वह अधूरी है। जानते हो स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं? जानते हो? वो नहीं जिनका अल्फा 1 है, वो नहीं जिनका अल्फा, वो है जिनका अल्फा हर सिचुएशन में 1 है, लगभग 1 है। स्ट्रॉन्ग बहादुर, स्ट्रॉन्ग बहादुर वो नहीं जो समंदर तैर के पार करते हैं। बहादुर तो वो है जिनकी कश्तियां तूफानों में भी नहीं डूबती। स्ट्रॉन्ग, अरे इधर आओ। स्ट्रॉन्ग वो नहीं जिनका अल्फा 1 है, स्ट्रॉन्ग तो वो है जिनका अल्फा हर समय 1 है। जानते हो? आगे बताऊंगा। कंसंट्रेशन के बदलने से अल्फा बदल, अरे हेलो, कंसंट्रेशन के बदलने से अल्फा बदल,
लेकिन जानते हो जो स्ट्रांग होते हैं उनका हर कंसंट्रेशन पे अल्फा लगभग 1 ही आता है, क्योंकि बहादुर वो नहीं जो समंदर तैर के पार करते, जिनकी कश्तियां तूफानों में भी कुछ भी कंसंट्रेशन कर दो, इनका अल्फा बदलने वाला। लेकिन अगर आप वीक की बात करोगे तो बता दूं मैं आपको, कंसंट्रेशन के बदलने से अल्फा बदल, अरे सुनना, कभी ऐसा भी होगा वीक स्ट्रांग के जैसा होगा, वीक स्ट्रांग के, लेकिन जो स्ट्रांग है उसका अल्फा लगभग हमेशा कितना होगा? 1। लिखिएगा अल्फा लगभग 1। सेकंड पॉइंट, कंसंट्रेशन के बदलने से, कंसंट्रेशन के बदलने से अल्फा बदलता नहीं है। अब ये मत कहना हमें अल्फा ही नहीं पता सर, कंसंट्रेशन के बदलने से अल्फा बदलता किसका? याद रखना, छोटी छोटी चीजें सब बाद में जुड़ेंगे। कंसंट्रेशन के बदलने से अल्फा बदलता नहीं है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट वो है जिसका कंसंट्रेशन के बदलने से अल्फा बदल, लिख लेना, कंसंट्रेशन के बदलने से अल्फा बदल जाता है। अरे यही वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो मौसम देख के बदल जाता है। समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन स्ट्रॉन्ग का अल्फा बदलने वाला, यानी लगभग वो कितना टूटेगा? पूरा। आप सब ये तो जानते हो ना, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये मत कहना मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम फिर से याद दिलाऊं, HCl, सबका मन ही नहीं पढ़ने में यार। आज सिलेबस खत्म कर दे क्या पूरा? जानते हो कैसे खत्म होता है? ऐसे, बेटा हो गया, नहीं समझे? पढ़ना ही नहीं चाहते हो आप यार। आओ ना सब लोग, क्या सबको स्ट्रॉन्ग है? सुनो ना, एक एक चीज याद करो ना, पूरी क्लास याद हो जाए, कितना मजा आएगा। क्या सबको स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल याद है? HCl, HBr, HI, HNO3, H2O4, HClO4, इन 6 के अलावा जो आएगा V। क्या सबको स्ट्रॉन्ग बेस याद है? क्या दुनिया में जितने सॉल्ट होते हैं सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं? सुनो, मतलब अगर पानी में सॉल्ट मिलाओगे, जितना मिलाओगे लगभग पूरा टूट जाएगा, ऐसा होता है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग कहलाता है। क्या आप सब जानते हो जितने भी वीक एसिड होते हैं सबके सब वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं? जितने भी वीक बेस होते हैं सबके सब वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं? यार एक वीक सॉल्ट भी तो होता है ना? All salts are strong electrolyte without a single exception। लिख लीजिएगा एक बार। तो सबसे पहला शब्द आप सबके सामने आया इलेक्ट्रोलाइट। चलेगा? पहला शब्द इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे सब्सटेंस जिन्हें जब पानी में मिलाया जाता है अपने फ्री आयन में टूट, वही इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जब आप पानी में इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। अभी कितने शब्द सीखे? एक। पहला शब्द क्या है? लिखिएगा पॉइंट नंबर 2। आ जाओ, ये मेरे पास एक बर्तन है, इसमें हमने भरा पानी, भर दो। क्या भरा? और इसमें मैंने मिलाया इलेक्ट्रोलाइट। क्या मिलाया? इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, समझे कि नहीं समझे? जब पानी में इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाएगा अपने फ्री आयन में टूट, मैंने मिलाया NaCl मान लो, अंदर जाके टूट गया Na+Cl- मान लो, अरे मान लो, क्या अंदर फ्री आयन आ चुके हैं? ये जो सॉल्यूशन आप सबके सामने बन के तैयार हुआ है, हमारी पूरी केमिस्ट्री में, हमारी पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसी सॉल्यूशन का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या नाम है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलूंगा तो सबको फील आएगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया, उसी का नाम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कई दफा इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, तो कई दफा इसे आयोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। मार्केट में इसी नाम से जाना जाता है। तो लिखिएगा शब्दावली में दूसरा शब्द, दूसरा टर्म, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बच्चों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मेटल एक कंडक्टर होता है, ये आप सब बचपन से जानते हो। आज समझो, जानो, सीखो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी एक कंडक्टर है। यार ये अपने आप पे बहुत अमेजिंग है कि अगर पानी में नमक मिला दिया जाए, अगर पानी में एसिड मिला दिया जाए, अगर पानी में कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए, तो वो प्योर पानी शायद जो कंडक्टर नहीं था वो कंडक्टर बन जाएगा। हेलो, अगर ये प्योर पानी है
रत्ती भर भी इंप्योरिटीज नहीं है। अगर अंदर आयन नहीं है तो कंडक्शन होने वाला। कंडक्शन तभी होता है जब अंदर आयन होते हैं। वो आयन होते हैं जो बिजली को यहां से वहां पहुंचाते हैं। समझ पा रहे हो क्या? ये कितना नायाब है यार। अरे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को भी एज अ कंडक्टर यूज किया जा सकता है। उस दिन हमें इतना आश्चर्य हुआ जिस दिन हमने जाना, जिस दिन हमने ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कंडक्टर तो है। हेलो, ये कंडक्टर तो, और अगर ये कंडक्टर है तो इससे कंडक्शन होगा, अगर ये तो इससे, और अगर कंडक्शन होगा तो कोई ना कोई अपोज भी तो करेगा, यानी इसका रेजिस्टेंस भी तो होगा, यानी एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस होगा, कंडक्शन होगा। अरे ये शब्द तो सुने सुने फिजिक्स वाले लग रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या बच्चों? हाँ ये सच है कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी कंडक्टर होता है, लेकिन मेटेलिक वायर से अलग होता है। मेटेलिक वायर में कंडक्शन बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहां पे कंडक्शन बिकॉज ऑफ फ्री। अरे समझे कि नहीं समझे? मेटालिक कंडक्टर में कंडक्शन किसके कारण, और यहां पे कंडक्शन। ये फ्री आयन कहां से आ रहे हैं, समझ पा रहे हो ना? जब पानी में इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाएगा अपने फ्री आयन में टूट जाएगा, इसी फ्री आयन से कंडक्शन आएगा। हेलो सुनो ना, अगर कंडक्शन होगा, अगर कंडक्शन, तो कहीं ना कहीं कोई अपोज भी तो होगा। वही वाली बात है, चलोगे तो गिरोगे, पढ़ोगे तो भूलोगे, सोओगे तो जागोगे, जागोगे तो सोओगे। फ्लो होगा तो अपोज भी तो होगा, और यही जो करंट का अपोज है शायद वही रेजिस्टेंस कहलाता है। आ जाओ थोड़ा फील करते हैं। आप सबके सामने बॉटल है, सबको दिख रही क्या? इमेजिन करो अंदर कैटायन है, भर दो 100। क्या भरा? अंदर 100 एनायन भरो। कितने कैटायन, कितने एनायन? डन। अब बताओ एनायन और कैटायन का आपस में अट्रैक्शन है कि नहीं है? एनायन आयन, कैटायन आयन, आयन के बीच में अट्रैक्शन है कि नहीं है? कभी होगा कभी नहीं होगा, हमेशा होगा। हर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन होगा ही होगा। इसी का नाम है इंटर आयोनिक इंटरैक्शन। क्या नाम है? किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर होगा आई आई आई, क्या होगा? इंटर आयोनिक। होगा कि नहीं होगा? आई 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 ज्यादा, आई 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 मतलब इंटर आयोनिक इंटरैक्शन, मतलब अट्रैक्शन। तो आयन फ्लो करना आसान की मुश्किल? आयन का फ्लो होना होगा मुश्किल, तो रेजिस्टेंस ज्यादा की कम? मैं कुछ बोलता हूं समझ में आए तो हाँ कहना, बोल दूं। क्या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर आई 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 है? क्या उसमें आयन के बीच में इंटरेक्शन है? इंटरेक्शन होगा ज्यादा तो रेजिस्टेंस होगा, इंटरेक्शन होगा कम तो रेजिस्टेंस होगा कम। बोलो ना यार। क्या आप सबसे एक सवाल पे पूछ लो प्यारे बच्चों, अपने सामने एक बॉटल इमेजिन करो, कितने कैटायन थे, कितने एनायन? ये सब शांति से स्टैचू स्टैचू खेल रहे हैं, इन सब का मूवमेंट हो रहा होगा। पढ़ना 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 बेटा, बेटा पढ़ना। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या बढ़ाया? बढ़ाओ, किसका टेम्परेचर? अपना। कौन सा सोल्यूशन, सोल्यूशन नाम बोलेंगे? बढ़ाओ टेम्परेचर। अंदर जो आयन मौजूद है उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा घटेगा? आयन का वाइब्रेशन, जब आयन का वाइब्रेशन बढ़ेगा उनके बीच में अट्रैक्शन घटेगा कि बढ़ेगा? नहीं सुनाई दिया? टेम्परेचर के बढ़ाने से आई 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 घट जाएगा, और आई 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 घटेगा तो रेजिस्टेंस भी। पक्का? टेम्परेचर के रेजिस्टेंस घट, इलेक्ट्रोलिटिक। आपकी दुकान से कोई बैटरी लेके गया, आपकी दुकान से कोई, अरे मान लो दुकान है, आपकी दुकान से कोई, उसके बाद फोन किया, बोले भैया बल्ब लुप लुप करके जल रहा है। कैसे जल रहा है? तो आपने कहा रख दो बैटरी को गैस में। कहां रख दो? रख दो बैटरी को, जलेगी बैटरी जलेगा बल्ब। नहीं समझे? आपने कहा रख दो बैटरी को, तो जब गैस में बैटरी को रखोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस, तो करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस कम तो ज्यादा ना बिजली दौड़ेगी। तो आपने कहा रख दो बैटरी को गैस में, जलेगी बैटरी जलेगा बल्ब। नहीं समझे? एक मिनट,
यानी कि प्यारे बच्चों एक बात हम आपसे कह सकते हैं क्या, मेटालिक कंडक्टर की बात करता, थोड़ा सा तुलनात्मक विश्लेषण चल रहा है, ठीक। इमेजिन करते हैं ये मेटालिक वायर है, सबको दिख रहा है ये वायर, ये टीवी वाला तार, अंदर क्या भरा है, वायर किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के, मेटल के। सुनो ना, हाँ ठीक, बहुत बहुत टैलेंटेड बेटा। इमेजिन करते हैं अंदर जो मेटालिक वायर है, आपने ऐसा फिजिक्स में सुना होगा सुपर कंडक्टर, और कहते हैं सुपर कंडक्टर बहुत लो टेम्परेचर पे बनाया जाता है, सुना है, सब लोग सुने हो कि नहीं सुने हो। यानी जब मेटल का टेम्परेचर घटाया तो उसका रेजिस्टेंस, मेटल मेटल मेटल, एक मिनट, कंप्यूटर लैपटॉप में पंखा लगा होता है आपको हवा देने के लिए, किसके लिए, ताकि वो जो सीपीयू का मेन प्रोसेसिंग यूनिट है वो गर्म ना हो पाए, क्योंकि गर्म हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट ज्यादा फ्लो, आप कहोगे 2+2 कंप्यूटर करेगा ही नहीं, नहीं समझ पाए, वहां डाटा का फ्लो है ना। तो ऐसा आप वहां पढ़ते हो फिजिक्स में कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़, और टेम्परेचर घटाया जाता है तो रेजिस्टेंस घट जाता है। लेकिन गौर फरमाना, ये भी कंडक्टर है, इसमें भी रेजिस्टेंस है, मगर अंतर है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है मगर उसका बढ़ता है। उसका किसका चलेगा। आज हमें बनानी है बैटरी, क्या बनानी है, आज हमें जलाना है बल्ब, क्या जलाना है, तो बिजली को दौड़ानी है, बस फर्क कितना है, आज बिजली तार से नहीं दौड़ेगी, सॉल्यूशन से दौड़ेगी, चलेगा। काम वही चल रहा है मगर कहां चलेगा, सॉल्यूशन, पक्का। जिस दिन हमने जाना, जिस दिन हमने कि दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, किसको, अरे फिर मत पूछो, हमें इतना मजा आया, ऐसा लगा जैसे पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री में उतर आई। क्या फिजिक्स केमिस्ट्री में उतर आई, क्या सर आप फिजिक्स पढ़ाने वाले हो, नहीं, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं बताता हूं, लिखते चलो फटाफट। फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, ऑल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन फॉलोज ओम्स लॉ, इतना लिख लो तो भी काम चलेगा, बाकी लिखना चाहो अच्छे तो लिख लो, ऑल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन फॉलोज ओम्स लॉ। जितने भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो किसको फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ को। ये कई सालों की रिसर्च के बाद निकल के आता है, लेकिन जिस दिन ये हमें समझ में आता है ऐसा लगा पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री में उतर आई। मैं क्या कहना चाहता हूं बताता हूं। प्यारे बच्चों, आप सबके सामने कितने शब्द आ चुके हैं, दो। पहला शब्द इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर है फंडा, कितने टाइप के, अल्फा कैसा, उसका अल्फा 1, बस इतना जानना जरूरी। ये भी जानो अल्फा लगभग 1 होता है मगर कंसंट्रेशन के बदलने से बदलता, और इसका अल्फा लेस देन 1 होता है, वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, मगर कंसंट्रेशन के बदलने से अल्फा बदल भी, कैसे बदलता, क्यों बदलता, कितना बदलता, सब सिखाऊंगा, अभी तो बस ये बता रहा हूं ये सब होने, अभी हम शब्दावली सीख रहे हैं ना यार। कितने शब्द आए, दो, आगे बढ़े, बढ़े क्या बच्चों, जिस दिन हमने जाना कि जितने भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, किसको, बस मजा आ गया, कैसे मजा आया बताता हूं, चले लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अभी लिखना मत, पहले बोर्ड पे आ जाओ, चलो। प्यारे बच्चों, आपको ओम्स लॉ याद है क्या, V बराबर I इंटू आर, याद है, कितने बच्चे याद है, रेजर है जल्दी से, क्या बात है, गलत, डेल्टा V बराबर I इंटू आर, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, नंबर 1। ऐसा आपने फिजिक्स में सुना होगा, सुना होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज, कितने बच्चों ने सुना, रेजर है, व्हीट स्टोन ब्रिज, इससे हम लोग फोर्स निकालते हैं, हाँ, इससे हम लोग क्या निकालते हैं, क्या हो गया, एवरीथिंग फाइन, बैठे बैठे अचानक से क्या हो गया, अगर आप बाहर जाना चाहें जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जरा सुनिएगा, मैंने कहा कि जैसे ही हमने जाना कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, किसको,
थोड़ा सा लाइफ में प्रैक्टिकल होना सीखिए। थोड़ा सा लाइफ में प्रैक्टिकलिटी क्या सिखाती है? प्रैक्टिकलिटी सिखाती है एक बहुत बेसिक सी चीज है, 1 मिनट लूंगा बस आपका, है ना, फिर अपन आते हैं। मतलब थोड़ा सा इमोशनल से अलग होना स्टार्ट करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना सीखो, सही गलत समझो। और सबसे बड़ी चीज प्रैक्टिकलिटी सिखाती है, ऑलवेज कीप योर मेन मोटिव इन योर माइंड। आज आपका मेन मोटिव जो है ना वो दिमाग में होना चाहिए। प्रैक्टिकल होना सीखिए। इमोशनल होना ठीक है, मानता हूं कि इमोशंस होते हैं, इस उम्र में बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हो जाओ, जिसलिए आए थे, वरना उससे भटक जाओगे। मैं जो कह रहा हूं अगर समझ में आए तो ठीक है, और अगर नहीं समझ पाया तो आप मुझसे अलग से मिलेगा। एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, प्लीज। मैं नहीं कह रहा हूं कुछ गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ सही है, मैं बस इतना कह रहा हूं आप जो माँ बाप से वादा करके आए थे ना वो पूरा करके जाना बस। और अगर हो ना हो, कम से कम खुद के लिए तो ईमानदार रहना यार। मैं नहीं कह रहा हूं कुछ गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ सही है, बस मैं ये कह रहा हूं कि जो करने आए थे उससे भटके हो तो गलत है। समझ पाए मेरी बात को? हर चीज अपने समय पे सही, अपने समय पे गलत होती है। एवरीथिंग हैव टाइम, एवरीथिंग, बिलीव मी। जिसे आज गलत कहा जा रहा है वो कभी सही माना जाएगा, जिसे आज सही कहा जा रहा है वो कभी गलत। वो सिचुएशन प्लेस डिसाइड करता है। समझ पा रहे हैं क्या? सब कुछ करिए, लेकिन प्लीज जो करने आए थे उससे मत भटकिए। अगर उससे भटकाव है तो फिर आप गलत रास्ते पे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। समझ पा रहे हैं? तो प्लीज आप सब मैच्योर हैं, आप सब मैच्योरिटी की ओर जा रहे हैं। इमोशंस पे कंट्रोल करिए, प्रैक्टिकल बनिए, जो करने आए थे उसे करिए। अगर वो चलेगा ना, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उससे भटकोगे तो दिक्कत है। समझ पा रहे हैं क्या? हेलो। बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं, कोई बहुत हाई फाई नहीं है। आप नहीं सीखोगे तो समय सिखा देता है, समय सिखा देगा। मैं आपसे कह रहा हूं, जो जितना जल्दी सीखेगा उतना जल्दी अपने करियर को पा जाएगा। तो कैरियर के लिए आए हैं वो बना के जाओ। एक बार एक अच्छे कॉलेज में घुस जाओ बढ़िया से, फिर जो मना है वो करो यार, फिर सब सही भी मानेंगे। समझ पा रहे हैं? अभी गलत माना जाएगा, प्लीज। हेलो। आइए जरा सब लोग। तो प्यारे बच्चों, जिस दिन हमने जाना कि वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो एक बात तो समझ में आ गई कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है वो यहां भी लगाया जा। अब व्हीट स्टोन ब्रिज का एक कंसेप्ट है, किसी के पास पेंसिल है क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज का एक कंसेप्ट है। मैं प्यारे बच्चों यहां पे अपने एक लेबोरेटरी खोल रहा हूं, ठीक है? ये लेबोरेटरी है मेरी, चलेगा? और यहाँ पे हम लोगों ने प्यारे बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज बना रखा है। क्या बना रखा है? सबको दिख रहा है कि दिख रहा है? ऐसा कुछ होता था, और बीच में कुछ वोल्टेज सोर्स होता था, और यहाँ पे मान लेता हूं अननोन रेजिस्टेंस है। क्या है ये क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। चलेगा बच्चे? यानी मुझे जिस भी चीज का रेजिस्टेंस निकालना मैं यहाँ पे पुट कर दूं, चलेगा? चलो इमेजिन करते हैं वो पानी की बोतल में थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट मिलाओ मिलाओ, तो अब वो पानी रहा कि सॉल्यूशन बन गया, और इस सॉल्यूशन का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। और मुझे इसका निकालना रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? तो एक तरीका तो डेल्टा वी बराबर आई इंटू आर करो। हेलो। यही करना होता तो हम फिजिक्स ना पढ़ लेते। अभी हम ये करने वाले। अब हम क्या करने वाले सुनिएगा, मुझे निकालना इसका रेजिस्टेंस। क्या निकालना? इसका रेजिस्टेंस है कि नहीं है, और ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज कंसेप्ट लगाया जा सकता। हम गए अपनी लेबोरेटरी में, हेलो, जहां व्हीट स्टोन ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस था, वहीं पे हमने ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन ऐसे उड़ेल दिया। क्या कर दिया? तो ऐसे उड़ेलेंगे तो क्या रेजिस्टेंस आ जाएगा? आधे करे हाँ आ जाएगा सर। अरे नीचे नहीं बह जाएगा, उड़ेलने से आता है क्या रेजिस्टेंस? वहां पे रखना पड़ेगा ना सेटअप बना के। बोलो। जिस भी सॉल्यूशन का आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो, उसे एक नए बर्तन में भरा जाएगा, और उस बर्तन का नाम कहलाएगा कंडक्टिविटी सेल। क्या कहलाएगा? ये क्या है? डिवाइस है। क्या बताएगा? रेजिस्टेंस। किसका बताएगा? सॉल्यूशन का। क्या बताएगा? किस डिवाइस का नाम बोलो? बहुत नए नए शब्द आ गए यार। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कंडक्टिविटी सेल, सबका काम अलग है। बोलो ना। कितने शब्द हुए थे? लिखना तीसरा शब्द, कंडक्टिविटी सेल। पहले इसकी फोटो दिखा दूं आपको, लिखो। देखना चाहो कैसा दिखता है ये? लिखिए। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सॉरी सॉरी कंडक्टिविटी सेल, सॉरी कंडक्टिविटी सेल। कुछ फोटो बोर्ड में दिखाऊंगा बेटा, मोबाइल से देखने लगे फोटो अभी से। यहां देखेंगे, लिखिएगा कंडक्टिविटी सेल। अभी से मत देखो मोबाइल में फोटो, लिखिएगा कंडक्टिविटी सेल, लिखिएगा कंडक्टिविटी सेल। आओ पहले दिखाता हूं दिखता कैसे है ना। अपने सामने कांच का बर्तन रखो। रख लिया? बहुत जल्दी मानते हो आप लोग, है ना? इतना जल्दी भी मत माना करिए, ठीक है? आइए अब प्यारे बच्चों, इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड रखे। क्या रखे? इलेक्ट्रोड। इमेजिन करो ये कॉपी एक इलेक्ट्रोड है, मान लो
सर इलेक्ट्रोड क्या होता है? कंडक्टर। लोहा कंडक्टर है कि नहीं है? वही इलेक्ट्रोड है। हेलो, प्लेटिनम कंडक्टर है कि नहीं है? वही इलेक्ट्रोड है। बोलो बेटा, गोल्ड कंडक्टर की नहीं है? हमारे घर में ढेर सारा गोल्ड था, तुमने गोल्ड का प्लेट बना दिया, ठीक? और क्या यार, अच्छा बनाएंगे, है ना? तो इमेजिन करते, देखो पीला पीला गोल्ड है ना, इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हाँ ये एक इलेक्ट्रोड है, ऐसे मैंने रख दिया, सबको दिख रहा है? किसकी फोटो दिखा रहा हूं? कंडक्टिविटी। क्या निकालेंगे? रेजिस्टेंस। किसका निकालेंगे, आपका कि मेरा? सॉल्यूशन का। तो वो जिस डिवाइस में भरेंगे उसका क्या नाम है? उसकी फोटो दिखा रहा हूं। डन। जानते हो कैसे दिखता है? ऐसा दिखता है। एक प्लेट यहां होती है, एक प्लेट यहां होती है, और प्यारे बच्चों जो सॉल्यूशन भरना है अंदर भर दो, ऐसे भर दो। कांच का बर्तन लो, दो प्लेट लगाओ, लगा दिया। कहां लगाए? बीच में लगाए, कोने कोने में? हाँ, यही कॉमन सेंस चेक करना था। मैंने बीच बनाते, बीच में ही लगाएंगे। अरे कोने में भी लगा सकते हो यार, नहीं लगा सकते? डन। वो तो डायग्राम बना रहा हूं मैं ऐसा, ताकि आपको दिखे। यहां दिखा दूंगा, दिखेगा ना आधों को? ऐसे डायग्राम बनाता, मान लो मैं ऐसे, आधे कहते सर प्लेट कहां है, तो वो दिखाने के लिए, समझ पाए? बाकी आपने प्लेट लगा दिया, दो लगा दिया, भर दो सॉल्यूशन, बस यही है कंडक्टिव सेल, हो गया। यही है कंडक्टिव सेल। नहीं समझे? एक मिनट, अब इसका काम क्या है सुनिएगा ध्यान से। तो प्यारे बच्चों, ये जो कंडक्टिविटी सेल है, कॉपी बनाते रहना सब लोग, इसको हम लोग यूज करेंगे किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालने में। द रीजन बीइंग, सुनना, जब मैं चैप्टर में आगे बढ़ जाऊंगा ना, तो नए नए शब्द बोलूंगा, ये वो फलाना है ढमकाना, लेकिन सबका जन्म हुआ होगा रेजिस्टेंस से। कहां से? और रेजिस्टेंस कहां से निकल रहा है? वेट इज ऑन दिस से। तो जब भी बोलूं ये कहां से आया, कहां से आया, कहां से आया, कहानी कहां की रुकेगी? रेजिस्टेंस पे। और रेजिस्टेंस कहां से आएगा? समझ पाए? आपको निकालना नहीं है, बस फील कर लो सर ऐसे निकाल रहे हैं। इज दिस क्लियर? ये जो आपके सामने बना है प्यारे बच्चों, इसी का नाम है कंडक्टिविटी सेल। एनसीईआरटी में उन्होंने फोटो ऐसी लगाई है, बोले डिजाइनर हमारे पास है, कंडक्टिविटी सेल। लिख लो, उन्होंने प्लेट यहां पे ऐसे लगाई थी, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही। ये सब फोटो है, न्यूमेरिकल में आएगा। एक सवाल एनसीईआरटी में है, मैं भी कराऊंगा क्लास में, उस समय ऐसा ही डायग्राम पे सवाल है। जेई में आया है, लेकिन नीट में अभी तक नहीं आया है। और ये दोनों प्लेट है, इसी फोटो की नाम है कंडक्टिविटी सेल। इसके बीच में हम लोग भरते हैं सॉल्यूशन। भर दो सॉल्यूशन। भर दिया क्या? ये जो सफेद सफेद दिख रहा है, ये सॉल्यूशन है, राइट? कैसा सॉल्यूशन है? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इन दोनों के बीच, इस प्लेट के बीच की दूरी का हमने नाम रखा एल। क्या नाम रखा? तो प्यारे बच्चों, जब भी किसी प्रश्न में एल आए, उसे हम कहेंगे लेंथ बिटवीन, लिखते चलना साथ में सब लोग, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। हालांकि फिजिक्स अगर पढ़े होते तो आप समझ जाते पूर्ण रूप से सही नहीं है, इसको बोलना चाहिए लेंथ बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड। लेकिन अभी हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तो ये पैरेलल परपेंडिकुलर की आवश्यकता नहीं है, चलेगा। दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी का नाम क्या है? एल। और ये जो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसे में डिजाइन बना देता हूं, सबको दिख रहा है नया रंग? इसको, इस एरिया को जब निकाला जाता है तो इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसका? इलेक्ट्रोड का। बस ध्यान रखना है, हमेशा वही एरिया लेना है जो सॉल्यूशन में डूबा है। कॉमन सेंस है, हाँ या ना? सॉल्यूशन अगर इतना है तो एरिया भी इतना लेना, हाँ या ना? अच्छा मान लो सॉल्यूशन प्लेट के बाहर चला जाए तो? आधे करे हाँ, अब क्या करें? अरे लाला, बाहर जाएगा तो बह नहीं जाएगा, प्लेट के बाहर कैसे जाएगा सॉल्यूशन? यार दो प्लेट के भरोगे सॉल्यूशन तो बाहर ऐसे, मतलब पानी ऐसे खड़ा रहता है क्या बिल्डिंग जैसा? उसको कुछ नहीं समझ पाए? तो प्लेट के अंदर रहेगा ना? अरे हाँ या ना? तो ए क्या है, लिख लेना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिप्ड इलेक्ट्रोड। कॉमन सेंस तो आप लोग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिप्ड इलेक्ट्रोड। तो मैं आगे सवाल बोलूंगा तो मैं ऐसे सवाल की लैंग्वेज रखूंगा, इफ इलेक्ट्रोड इज हाफ डिप्ड, इफ इलेक्ट्रोड इज 1/4 डिप्ड, तो याद रखना एरिया पूरा नहीं लेना, हाफ या 1/4 ही लेना है, ठीक है? ए का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिप्ड इलेक्ट्रोड। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? प्यारे बच्चों, यहां पर एक शब्द बनाया जाता है जिसे कहते हैं एल बाई ए। क्या कहते हैं? और एल बाई ए को सेल कांस्टेंट के नाम से दुनिया जानती है। लिखो जरा, एल बाई ए विच इज नोन एज नथिंग बट सेल कांस्टेंट। पॉइंट बना के लिखते चलना, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। एल बाई ए, इसे हम क्या कहते हैं? सेल।
एक सवाल पूरी क्लास से पूछता, पूछ लूं, इस सॉल्यूशन, इस बर्तन में, इस कंडक्टिविटी सेल में आप NaCl का सॉल्यूशन भरो, भर दो। अब KCl का भरो, अब सोडियम सल्फेट भरो, भरो ना। सॉल्यूशन के जैसे आप KCl भरोगे तो प्लेट्स घबरा के दूर चले जाएंगे, है ना, और सोडियम सल्फेट भरोगे तो ऑटोमेटिक एरिया कम हो जाएगा। सॉल्यूशन के बदलने से सेल कांस्टेंट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? पक्का? अगला सवाल, अंदर 1 मोलर भरो, 2 मोलर भरो, 10 मोलर भरो, L और A बदलने वाला। एक लाइन कहता हूं, समझ में आया तो हाँ कहना। सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, क्या बोला मैंने? will not change on changing the type of solution and concentration of। पक्का? नेक्स्ट पॉइंट लिखना है स्टार बना के, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे डॉक्टर, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे डॉक्टर, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे डॉक्टर। लिखना सेल कांस्टेंट, लिखिए सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, कृपया बातें नहीं, ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल will not change, will not change on changing, will not change on changing, will not change on changing type of solution, will not change on changing type of solution and type of solution and concentration of solution। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सॉल्यूशन का टाइप बदलने से और कंसंट्रेशन के बदलने से सेल कांस्टेंट बदलने वाला। यहां तक याद रहेगा कि नहीं? अब जो कहने वाला हूं पूरी क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान चाहिए। एक बात बताओ, ऐसे ही 2 प्लेट रख दूं, बर्तन रख दूं, सॉल्यूशन भर दूं तो क्या उसका रेजिस्टेंस निकल जाएगा? नहीं। इस पूरे सेटअप को मुझे यहां पे जोड़ना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। दोनों वायर से जोड़ना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, बताओ इसमें जो वोल्टेज सोर्स है वो एसी होना चाहिए कि डीसी होना चाहिए? यहां पे जो मैं वोल्टेज सोर्स लगाऊं वो एसी रखूं डीसी? कितने बोल रहे हैं डीसी? रेज योर हैंड। आधी जनता को तो रटा होता है कुछ भी आए डीसी बोलना है, और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में लिखा है, आप में से बहुतों को नहीं पता है, यहां पे वोल्टेज सोर्स डीसी नहीं, क्या चलेगा? एसी। पहले डायग्राम में बनाओ, बताता हूं ऐसा क्यों। डायग्राम में पहले लिखिएगा एसी सोर्स, और नेक्स्ट पॉइंट लिखना ट्रिपल स्टार बना के। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा ट्रिपल स्टार बना के। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा ट्रिपल स्टार बना के। बोलूं, वोल्टेज सोर्स मस्ट बी एसी, वोल्टेज सोर्स मस्ट बी एसी। याद रखना, कंडक्टिविटी सेल में जब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वोल्टेज सोर्स एसी होना। डाउट अब नहीं, डाउट पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आता है, इसलिए पहले बता देता हूं। पूरा चैप्टर जब बच्चा पढ़ लेता है तो हर जगह डीसी 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 चलता है, लेकिन यहां पे केवल कैसा सोर्स है? एसी। ऐसा क्यों सर? जरा सुनिएगा। अगर आप समझ पाओ तो हाँ कहना बच्चों। मुझे पता है अभी आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन एक छोटा सा कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं। इमेजिन करते हैं ये कंडक्टिविटी सेल है, क्या है ये? ध्यान भटकने मत देना, ये कंडक्टिविटी सेल है। इमेजिन करते हैं मुझे एक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है, वो सॉल्यूशन है NaCl का। किसका है? तो आप इसमें NaCl का सॉल्यूशन भर दोगे, भर दो। तो आपने NaCl भरा है तो NaCl ही होना चाहिए कि भरते से कुछ बदल जाना चाहिए? और अगर बदल गया तो फिर जो बनेगा उसका रेजिस्टेंस आएगा, बोलो हाँ या ना। लेट्स इमेजिन NaCl अंदर NaOH बन गया। मान लो आपने क्या सॉल्यूशन भरा था, क्या बन गया? रेजिस्टेंस NaCl का आएगा, NaOH का। तो आप चाहोगे कि सॉल्यूशन जो भरा है वही रहे कि बदल जाए? बदलना। ये फील आया? अगर, क्या बोला मैंने? ये डीसी सोर्स होता, ये डीसी सोर्स, तो मैंने डीसी वोल्टेज सोर्स जोड़ा होता, ये माइनस और ये प्लस होता, ये माइनस और ये प्लस होता, कैटायन इसकी ओर गया होता, एनायन इसकी ओर गया होता, मिलाया था कुछ, हो गया होता कुछ। अगर डीसी होता तो कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन बदल, अगर ये होता तो फिर ये नहीं होता, मिलाया था कुछ, होता कुछ। इसीलिए डीसी सोर्स होना। अरे नहीं समझे? इस कंडक्टिविटी सेल में क्या सोर्स चाहिए? क्यों? डीसी होगा तो क्या होगा सर? डीसी होगा तो कैटायन एनायन का वहां पे डिकम्पोजिशन होगा, मिलाओगे कुछ बन जाएगा।
यानी एक लाइन में कह दूं एनसीईआरटी की भाषा में चलेगा, ऑन यूजिंग डीसी सोर्स कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन विल चेंज, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज एसी। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टार। अरे बना लो यार, बोलूं क्या? इफ voltage source, if voltage source will be DC, direct current, then composition of solution will change, then composition of solution will, composition solution का बदल जाएगा, मतलब मसाला बदल जाएगा, then composition of solution will change। चलेगा बच्चों? and that's why we have to use AC source, and that's why we have to use AC सोर्स, इसीलिए हमें एसी सोर्स का यूज करना पड़ेगा। आओ देखते हैं प्यारे बच्चों हमने कितने टर्म्स पढ़ लिए। बोलो सबसे पहला शब्द, रिवाइज करेंगे। पहला शब्द, मजा तब आएगा जब 10-12 हो जाएंगे और आप सारे फ्लो में बोलोगे। रिवाइज करते रहो। पहला शब्द, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक, यही याद करके घर जाना है, घर जाके पढ़ना, ऐसा केवल। दूसरा टर्म इलेक्ट्रोलिटिक, क्या वो कंडक्टर होता है? क्या उसका भी रेजिस्टेंस होता है? क्या उसका रेजिस्टेंस आई के कारण होता है? आई ज्यादा रेजिस्टेंस, आई कम रेजिस्टेंस। टेम्परेचर के बढ़ाने से वाइब्रेशन बढ़, आई घट, आर घट। जो मेटालिक वायर से अलग, मेटालिक वायर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटता है। लेकिन सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा। रख दो बैटरी को गैस में, जलेगी बैटरी, जलेगा बल्ब। मतलब टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। समझ पाए? अगला शब्द कंडक्टिविटी सेल, सबको क्लियर है? वोल्टेज सोर्स एसी होना। अब प्यारे बच्चों हमारे दिमाग में एक पिक्चर है, हम सबके सामने है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्या है? सबको दिख रहा है क्या? ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, मैं आपसे पूछता हूं इसका रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? WSB से निकाल लोगे? बोलो ना यार, ये रेजिस्टेंस होता क्या है? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, शब्द नंबर 4 लिखिएगा। नेक्स्ट टर्म रेजिस्टेंस, किसका? आपका कि मेरा कि मेटल का? आज कहानी पूरी ऐसी है जैसे फिजिक्स की चल रही, बस फर्क कितना है, आज मेटालिक कंडक्टर नहीं, कौन है? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। चलेगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट रेजिस्टेंस। ए सिंबल बोलो रेजिस्टेंस का, बहुत बढ़िया। लेकिन अब प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है, ये स्वभाव है। लिखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, property of which opposes the flow of current, property of solution which opposes the flow of, वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करती है, which opposes the flow of, वही क्या कहलाता है? आ जाओ जरा, कितने बच्चे रेजिस्टेंस निकाल लेंगे? सबसे पहले ओम्स लॉ से निकाल लोगे। अगर सवाल आएगा डेल्टा V बराबर आई आर से निकाल लोगे, WSB से निकाल लोगे। WSB का फुल फॉर्म बोलो। मजे की बात है, केमिस्ट्री में निकालना नहीं है, फिर पढ़ा क्यों रहे हो? जो बताना उसकी फील, ये इसका जरूरी है। आते हैं मेन मुद्दे पे। चलेगा? हेलो, एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस की यूनिट सबको याद है क्या? लिख लेना ओम, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख देता हूं मैं, जरा सुनिएगा। कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है ओम। चलेगा? बढ़िया। आओ चलते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर जिसका नाम है कंडक्टेंस। लिखिएगा शब्दावली में नेक्स्ट शब्द कंडक्टेंस, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। कितने शब्द हो गए? 5वां चल रहा है। कितने हो गए? सवाल ध्यान से पढ़ा करिए। चलो जरा, चारों याद रहेंगे? आओ देखते हैं कंडक्टेंस क्या है। ए रेजिस्टेंस क्या है? विच अपोज द फ्लो ऑफ, तो कंडक्टेंस सपोर्ट द फ्लो ऑफ, अपोज। चलेगा? लिख लो जरा, प्रॉपर्टी विच, हाँ सपोर्ट्स, जिसे मैं कभी कभी फेवर्स भी कह सकता हूं, विच सपोर्ट्स और फेवर्स द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को सपोर्ट करे,
जो करंट के फ्लो को आसानी से होने दे, उसे अब क्या कहेंगे? कंडक्टर। रुको, जब आप बैटरी बनाओगे, क्या बनाओगे? तो बैटरी को बनाना है, बिजली को दौड़ाना है, हेलो। लेकिन आज किसी वायर से नहीं, सॉल्यूशन से दौड़ाना है। किसे? बिजली को। कहां दौड़ाना है? क्यों दौड़ाना है? बल्ब क्यों जलाना है? बैटरी बनाना है। अरे कहां से बिजली को दौड़ाना है? सॉल्यूशन से। तो बिजली ज्यादा दौड़नी चाहिए कम, रेजिस्टेंस ज्यादा की कम, और कंडक्टेंस ऐसा नहीं लग रहा? परिभाषा उल्टी, फील भी, बोलो ना, परिभाषा उल्टी, फील भी। लोगों ने कहा फॉर्मूला भी लिख लो जरा। क्या दुनिया वालों कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिख दूं मैं उल्टा? 1/r, बोलो चलेगा? परिभाषा उल्टी, फील भी उल्टा, मतलब उल्टा, फॉर्मूला उल्टा, सब कुछ लिख लो जरा। यानी हम सबके सामने फॉर्मूला आ चुका है, G बराबर 1/, हेलो जी, लिख लिया होगा आप सबने। आ जाओ जरा, चलो चलते हैं यूनिट में। चले क्या? ए सुनो ना, ओ उसकी यूनिट क्या थी? तो इसकी यूनिट ओम इनवर्स, हाँ या ना? अरे सुनो ना, अगर हमने ओम इनवर्स लिखा तो क्या मैं उसके सिंबल को भी इनवर्स में लिख दूं? लोगों ने कहा मतलब उल्टा, फॉर्मूला उल्टा, डेफिनेशन उल्टा, फील भी उल्टा, क्यों ना लिखे यूनिट उल्टा? अरे हाँ या ना? बोले उल्टा कैसे? बोले ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो। क्या आ गया? मोह नहीं समझे? कुछ और साइंटिस्ट आए, बोले सब कुछ उल्टा, तुमने लिख भी दिया उल्टा, हेलो। तो बोले सिंबल भी कर दो उल्टा, आज से यही कहलाएगा कंडक्टेंस। अरे इसको कर दो ना उल्टा, नहीं समझे? इतने में ऐसा यूनिट आया, बोले भाई साहब मजाक चल रहा है क्या? उल्टा उल्टा उल्टा। बोले कितने उल्टे? नहीं समझे? तो एसआई यूनिट वाले आए, बोले ऐसा है, आज से कंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो मानी जाएगी, वो मानी जाएगी साइमन। क्या मानी जाएगी? रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस। दिस इज द एसआई यूनिट। लेकिन सवालों में सारी यूनिट का चलन है, चलेगा? लिख लो जरा। ए मजे की बात बताऊं क्या? अभी तक तो चैप्टर शुरू ही ना हुआ, कितने शब्द आपने पढ़ लिए? पहला बोलो, सब बोलेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे डॉक्टर बनेंगे। दूसरा बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक, कंडक्टिविटी, एसीडीसी, याद है? शानदार। अगला शब्द रजिस्टर, अगला शब्द लिखिएगा, अगला शब्द रजिस्टिविटी। यार ये तो फिजिक्स लग रही है पूरी। जिस दिन हमने जाना ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, लगा ऐसा हमें। लिखो रजिस्टिविटी, इसे मार्केट में एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, होता है ना उर्फ। रजिस्टिविटी लिखिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बोलेंगे नहीं प्लीज, प्लीज कहता हूं आपसे, तब भी नहीं सुनते आप लोग यार, बताइए। हाँ, रजिस्टिविटी उर्फ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय रो। अरे सुनो ना, कुछ याद हो ना याद हो, एक बात तो आप सबको याद होगी, रेजिस्टेंस आर बराबर रो एल बाई ए। कितनों को याद है? रेज योर हैंड। यार ये तो फिजिक्स की मेटल का फॉर्मूला था। तो जिस दिन हमने जाना सॉल्यूशन ओम्स लॉ को फॉलो, उस दिन वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे भी एज इट इज आ गए जैसे वहां होते थे। जी हाँ, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला बता दिया, रेजिस्टिविटी निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल। क्या? किसका? क्यों निकालोगे? सवाल पूछेगा। सवाल इसमें फिजिक्स वाले भी आते हैं क्या? फिलहाल बेटा मुझे बताओ, यहां से रो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बोलो बेटा, चलेगा? एक ही यूनिट बोलो। एसआई यूनिट मीटर है, एल की एसआई यूनिट मीटर। अब आप बताओ, जब आप बैटरी बनाओगे तो मीटर मीटर में बनाओगे क्या? आपके यहाँ बैटरी लेने लोग आ रहे हैं ट्रक से, बोले क्यों? बोले 2 प्लेट के बीच की दूरी 5 मीटर है। नहीं समझ पाए? तो आप प्लेट्स के बीच में दूरियां मीटर में रखेंगे सेंटीमीटर में? हाँ सच है कि उसकी एसआई यूनिट मीटर है, पर क्या मैं यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा रहा हूं? नहीं समझे? हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट की। किसकी बात करेंगे? एसआई एसआई वो सब आपको आता है। हम किसकी बात करेंगे? हेलो। अगर अगर एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में तो लेंथ है सेंटीमीटर, ये एसआई यूनिट, लेकिन ये प्रैक्टिकल यूनिट है। सवालों में इसी का जिक्र चलेगा। डन? कोई एसआई पूछेगा तो बता दोगे ना?
नहीं बता पाओगे? तो मुझे बताओ इसकी यूनिट आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? आर बोले तो ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, चलेगा ना? अब आप जानते हो एसआई ओम मीटर होगा, पर मैं एसआई वैसाई नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? लिख लो। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है ये तो मुझे पहले से आता, आपने क्या सिखाया? ऐसा कोई है तो नहीं? उसने कहा सर रजिस्ट्रिविटी का फॉर्मूला तो मुझे पहले से आता था, आपने तो बस वहां का कॉपी पेस्ट कर दिया। हेलो, दूसरा सवाल। उसने कहा सर इसका जो फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला तो है, ठीक है, फॉर्मूले कंसेप्ट वहीं से आता है, लेकिन सर एक बात बताओ, रजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रजिस्टर्स क्यों कहते हैं? नंबर वन, इसका फील क्या है? नंबर टू, हम कैसे विजुलाइज करें ये बताओ। मैं विजुलाइजेशन पे आ रहा हूं, आप सबका ध्यान चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों? इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रजिस्टर्स। क्या नाम है? यानी रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है, रजिस्टिविटी, मगर एक स्पेसिफिक कंडीशन वाला, मगर एक स्पेसिफिक रजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब ये रेजिस्टेंस तो है मगर हर वक्त नहीं, एक स्पेसिफिक। वो स्पेसिफिक कंडीशन कौन सी जानना चाहोगे? अगर आज से किसी के भी नाम में स्पेसिफिक आ जाए, अगर आज से स्पेसिफिक ग्रेविटी छोड़ के, अगर आज से किसी के भी नाम में स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक फलाना, स्पेसिफिक ढकाना, एक्सेप्ट स्पेसिफिक, ये फिजिक्स में पढ़ते हो आप क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं सुना आज तक? ग्रेविटी बस सुना है, सुना कि नहीं सुना? मान लो कुछ दुनिया में ऐसी चीज होती है, मान लो अगर आज से किसी के भी नाम में स्पेसिफिक आएगा तो याद रखना बाकी सारा पैरामीटर वन माना, बाकी सारा पैरामीटर वन माना। जानते हो इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं? अरे जानते हो? नहीं जानते हो, आज बता रहा हूं, जरा सुनिएगा। जब लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर, कितना होगा? किसके बीच की दूरी? दो। इमेजिन करो 1 सेंटीमीटर, इमेजिन करो 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एक मीटर है। अच्छा, इतना, अच्छा आधे इतना कह रहे, बात बेटा थोड़ा तो फील कर लो यार, है इतना होता है 1 सेंटीमीटर, चलेगा? चलो दो के बीच में दूरी कितनी? 1 सेंटीमीटर, डन। और जब एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सर आपने वन क्यों माना? जब भी स्पेसिफिक बोला जाएगा सारा पैरामीटर वन माना। मानो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका, आपका कि मेरा? अरे अभी बताया था ना, ए और एल क्या है यार। एरिया कितना माना? 1 सेंटीमीटर। और लेंथ कितना माना? तो जब आप एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मानोगे और लेंथ 1 सेंटीमीटर मानोगे, मुझे लगता है यहां पे क्यूब बनेगा और शायद इस क्यूब का वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आप सब जानते हो क्यूब का वॉल्यूम होगा A इंटू एल। हेलो, नहीं समझे? अपने सामने एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का इमेजिन करो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक क्यूब इमेजिन करो। क्या? कितने का? कितना बड़ा? रूबिक्स क्यूब देखा है आपने? उसमें वो ब्लॉक्स होते कलर वाले, वो एक कलर का ब्लॉक निकाल लो, कितना हुआ? शायद उससे भी ज्यादा हो। फिलहाल मान लो वैसा कुछ दिख रहा है क्या? एक क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना है? नहीं समझे? ये सबको बॉटल दिख रही है, इसमें सॉल्यूशन भरा है? अरे बोलो ना यार। मुझे इसी में से 1 सेंटीमीटर क्यूब इमेजिन करना, कर लो। इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन निकालो, तो अंदर क्या भरा है? यहां से क्या निकाला आपने? तो अंदर क्या भरा है? क्यूब के अंदर क्या भरा है? अंदर आयन है कि नहीं है? उसका रेजिस्टेंस है कि नहीं है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी है। यानी रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही है। क्या है रेजिस्टिविटी? नहीं समझे? लल्लू ही तो बबलू है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही, मगर घर में कुछ और है, स्कूल में कुछ और है। रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस ही, मगर 1 सेंटीमीटर। ये पूरा पानी 1 सेंटीमीटर क्यूब है क्या? मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, और वो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी है। वही मतलब जो रेजिस्टेंस का फील है कि नहीं है? क्या? विच अपोज द फ्लो ऑफ, बोलो ना। तो रेजिस्टिविटी भी तो रेजिस्टेंस ही, मगर 1 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं समझे?
आज से प्यारे बच्चों जब भी बोला जाएगा रेजिस्टिविटी, क्या बोला जाएगा? आप सबके मन में 1 सेंटीमीटर क्यूब की फोटो आएगी, उसके अंदर सॉल्यूशन आएगा, उस सॉल्यूशन का जो भी रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी क्या है? इज दिस क्लियर? इतना लिख लिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखना वाई स्पेसिफिक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना वाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं? ये रेजिस्टेंस नहीं है, स्पेसिफिक कंडीशन वाला रेजिस्टेंस है। दिस इज नॉट रेजिस्टेंस, दिस इज, इधर देखो, ये रेजिस्टेंस है क्या? क्या है ये? रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में अंतर है ना? क्या अंतर है सर? एक तो उसमें स्पेसिफिक आ गया, रेजिस्टेंस अलग है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस नहीं, ये क्या है? नहीं समझे? पक्का? अभी समझाता हूं, कहां समझे? लिखना वाई स्पेसिफिक, पहले इतना लिखना फिर लाइन लिखना। हेलो, थक गए? थका मत करिए, अभी तो साल भर पढ़ना है अपने को। हाँ, गिनते रहते हो रोज। हाँ, अच्छा, लिख लिया होगा सबने? नीचे एक लाइन लिखिएगा अपनी देसी भाषा में, अपने लोकल लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, आपकी जो भी लैंग्वेज हो लोकल उसमें लिख लीजिएगा, एक्सेप्ट भोजपुरी। अगर वो लैंग्वेज हो वो मत लिखिएगा, ठीक? लिखो एक लाइन, यानी कि, यानी कि, यानी कि, हाँ यानी कि लिखना है, यानी कि रेजिस्टिविटी वाई स्पेसिफिक के बाद मैंने बोला ये लिखो, फिर एक लाइन लिखा था, वो नहीं सुना क्या? अब छोड़ दो, वहां पर नीचे एक लाइन लिखो, यानी कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, यानी कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, मगर, लिख लो, मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का, मगर 1 सेंटीमीटर। तो कोई आपसे कहे रेजिस्टिविटी क्या है तो बता दोगे? याद रखना फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री चल रही है, शब्द वही है, रेफरेंस अलग है, मायने अलग है, समझना। शब्द वो है, फॉर्मूले वो हैं, यहां सारा किस्सा किसका चल रहा? सॉल्यूशन का। इज दिस क्लियर? क्या आज हमने प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी सीख लिया? नहीं सीखा? चलेगा? लिखिएगा नेक्स्ट। कितने शब्द हो गए? 6 के बाद? पक्का? एक सवाल लिखो, पहले एक सवाल लिखो छोटा सा, देखता हूं कर पाते कि नहीं। इफ रेजिस्टेंस ऑफ, if resistance of 100 ml, if resistance of 100 ml salt solution is 50 ohm, एक बात बताओ, ये जो रेजिस्टेंस है वो कितने ml का है? 100 ml का। then calculate, then calculate, then calculate first part conductance, then calculate first part conductance of solution, second part resistivity of solution, resistivity of solution। हर बच्चा कर लेगा क्या? थोड़ा फील, थोड़ा फॉर्मूला, थोड़ा फील, थोड़ा फॉर्मूला। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। पूरी क्लास चाहिए, फील करो ना यार। 100 ml का ये रेजिस्टेंस निकाला कैसे होगा? अरे वो व्हीट स्टोन ब्रिज से जाओ, पहुंचो ना वहां पे, सबका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। वो लेबोरेटरी अपनी भूल मत जाना। कहां है लेबोरेटरी? हाँ, बहुत बढ़िया। आ जाओ, कर लिया होगा सबने? जिन्होंने नहीं किया उनके लिए सबसे पहले पूछा कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल, बोलो फॉर्मूला 1/, चलेगा? रेजिस्टेंस कितना है? 50, तो 1/50, 0.02 क्या न्यूटन?
ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, साइमन इनवर्स नहीं, केवल साइमन। मैं साइमन लिख दूं चलेगा? आ जाओ बच्चों, कितने बच्चे रेजिस्टिविटी बता सकते हैं? रेज योर हैंड। कैसे फॉर्मूला तूने बताया नहीं अलबाई, ये कुछ भी। सर फील, फील रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का, और 1 सेंटीमीटर क्यूब ही तो 1 ml है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ही तो 100 ml का 50, तो 1 ml का 5। अच्छा, वो बचपन में एप्पल नहीं खरीदने जाते थे, उन्हें टॉफी लेके आते। आओ जरा, रेजिस्टिविटी निकाल लोगे क्या? फील कैसे के समझ पाए ना? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का। शानदार प्यारे बच्चों, तो कैसे कहूंगा? 100 ml का कितना? 50। तो 1 ml का कितना? 50/100, यानी हाफ। क्या न्यूटन? क्या पूछा सवाल में? देखो 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 देखो, क्या? अरे रेजिस्टिविटी तो क्या बोले हम? चलेगा तो लिख लेना। अब सेंटीमीटर क्यूब लेके चल रहे थे तो ओम सेंटीमीटर। हेलो, एक पॉइंट और। कितने पॉइंट हो गए? कितने शब्द हो गए? आधे भूल गए। देखो, पहला शब्द बोलो, पहला शब्द। दूसरा, दूसरा नहीं, याद ही नहीं कर रहे हैं। चौथा बोलेंगे बेटा, चौथा। बहुत बढ़िया, याद है क्या? सेवंथ क्या था? सेवंथ वाला कितने हो गए? 6। लिखना जरा 7। ए रेजिस्टेंस, बस हेडिंग डाल रहे हैं। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, एंस एंस, रेजिस्टेंस एंस एंस, रेजिस्टिविटी। लिखिएगा नेक्स्ट टर्म कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय कापा, लेकिन मैं इसे बोलूंगा कप्पा। क्या बोलूंगा? लिखिएगा नेक्स्ट टर्म कंडक्टिविटी। इसे मार्केट में एक और नाम से जाना जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लिख लीजिएगा स्पेसिफिक। सर ये क्या होता है? फील क्या है? बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोना होना छोड़िए यार, ये सब है। होमवर्क नंबर 1, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, कंप्लीट ऑल ELP, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। लिख लो होमवर्क बेटा, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। नंबर 2, ELP कंप्लीट रेडॉक्स का, और मॉड्यूल भी कंप्लीट कर लो। आज डिस्कशन रहेगा ELP का, ठीक है? वो टेलीग्राम चेक करना, मैं भेज दूंगा क्लास की लिंक वगैरह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।